हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 9 तरलों का यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 5। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम क्या होता है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पास्कल का नियम का जो कथन है वो है, किसी पात्र में रखे तरल के किसी भाग पर जब बाह्य दाब आरोपित किया जाता है तो यह बिना ह्रास के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है आइए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास एक गोलाकार पात्र है और इस गोलाकार पात्र के अंदर आदर्श तरल रखे गए हैं। तो पास्कल का नियम बोलता है इस तरल के किसी भी भाग पर अगर आप बाह्य दाब आरोपित करते हैं तो यह बिना ह्रास के सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने यहां इस बिंदु पर आप एक बाह्य दाब आरोपित कर रहे हैं, बाह्य दाब जिसका मान है P। यहां पे आपने इस बिंदु पर आपने एक बाह्य दाब आरोपित किया जिसका मान है P। अब ये जो बाह्य दाब P है, यही दाब तरल के सभी बिंदुओं पर सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित हो जाता है। मतलब यही दाब यहां पर भी आएगा, यही दाब यहां पर भी और इस जगह पर यही बाह्य दाब सभी बिंदुओं पर सभी दिशाओं पर एक समान रूप से बिना ह्रास के संचरित हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का पास्कल का नियम। अब चलिए जरा इसके हम लोग प्रूफ को समझते हैं, इसके प्रमाण को समझा जाए। प्रूफ सेम यहां पर जो आपने ये गोलाकार पात्र लिया है उसी पात्र को हमने यहां पे रखा, इसके अंदर आदर्श तरल है जिसकी घनत्व मान लीजिए रो है, आदर्श तरल जिसकी घनत्व रो है। अभी हम लोग कोई भी इस पात्र पर बाह्य दाब आरोपित नहीं किया है। ठीक है, अब यहां पे कोई दो पॉइंट हमने ले लिया, अभी कोई बाह्य दाब आरोपित इस पर नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर पहले दो पॉइंट हमने ले लिया। यहां पे हमने बोला ये पॉइंट 1 है और इसको हमने बोल दिया पॉइंट 2। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। इनके बीच की जो गहराई है उसको हम लोग h के बराबर ले लिया। h क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की गहराई है। अब देखिएगा बिंदु A पर जो दाब है उसको हम लोग बोल दिया P1 और बिंदु P पर जो दाब है उसको हम लोग बोल दिए P2। तो अगर हम लोग इस बिंदु सेकंड की यानी बिंदु दूसरे की अगर दाब की बात करें तो क्या फॉर्मूला बनता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। दाबों में परिवर्तन यानी किसी भी शांत जल में दाब के साथ किसी भी शांत जल में गहराई के साथ दाब में क्या परिवर्तन आता है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो स्टूडेंट आज का लेक्चर देख रहे हैं कम से कम वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। क्लियर। तो अब आप यहां पे अगर बिंदु 2 का दाब P2 निकाले तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो जी एच के बराबर, ये हम लोग जान चुके हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं के बीच के जो दाब है उसका अंतर लिया। ठीक है, मतलब यहां पे P2 माइनस P1 किया गया तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, रो जी एच के बराबर। अब देखिएगा ये जो रो जी एच है
वह सदा नियत रहेगा, क्योंकि जो आपके आदर्श तरल है उसके घनत्व बदलने वाले नहीं है। जी का मान भी एक नियत है, मतलब एक लिमिट की ऊंचाई पर, मतलब पृथ्वी सतह से एक सीमित ऊंचाई पर जी का मान भी कांस्टेंट है, नियत है। और यहां पर जो एच है वह भी नियत हो जाएगा। बिंदु 1 और बिंदु 2 के बीच की जो आपकी गहराई है वह भी नियत रहेगा, क्योंकि बिंदु दोनों फिक्स है, वो बदल नहीं रहे हैं। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, नियत हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, बिंदु 1 पर बाह्य दाब आरोपित करते हैं। बिंदु 1 पर जो हम लोग बाह्य दाब आरोपित किया, इसका मान हम लोग ले लिया डेल्टा पी, यानी डेल्टा पी बाह्य दाब अब हम लोग बिंदु 1 पर आरोपित करते हैं। उसके बाद अब बिंदु 2 का जरा हम लोग दाब निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है। तो जैसे हम लोग बिंदु 1 पर दाब आरोपित करेंगे, तो बिंदु 1 का दाब पहले P1 था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, अब बढ़ के हो जाएगा P1 प्लस डेल्टा पी। कब, दाब आरोपित करने के बाद। ये जो आया वो बाह्य दाब आरोपित करने के बाद आया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब P2, अब हम लोग P2 का मान निकाले, यानी बिंदु 2 का दाब निकालते हैं, कितना आएगा। अब देखना, यहां पर अगर हम लोग लिखे P2 अब माइनस, ये हो जाएगा आपका P1 अब प्लस डेल्टा पी हो जाएगा, P1 बढ़ के P1 प्लस डेल्टा पी हो गया, और ये अभी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बदलने वाला नहीं है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितने के बराबर, रो जी एच के बराबर। ठीक है, अब अगर इसको आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा P अब माइनस, सॉरी P2 माइनस P1 अब माइनस कितना, डेल्टा पी बराबर कांस्टेंट, जो कितने के बराबर है, रो जी एच के बराबर है, और रो जी एच क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये जो आपका समीकरण, ये जो समीकरण है वह तभी संतुलित होगा, तभी बैलेंस होगा, जब P2 में डेल्टा P जुड़ जाए। अभी देखिएगा, अभी पहले P2 माइनस P1 रो जी एच के बराबर है। ठीक है, तो P2 माइनस P1 माइनस डेल्टा P भी रो जी एच के बराबर कैसे होगा, जब तक कि P2 में डेल्टा P ना जुड़ जाए। ये अगर P2 माइनस P1 रो जी एच के बराबर है, तो ये कभी रो जी एच के बराबर नहीं होगा। ये तभी हो सकता है जब P2 में क्या किया जाए, P2 में भी डेल्टा P जोड़ दिया जाए। अब देखिए, P2 में जैसे डेल्टा P जुड़ जाएगा, तो फिर ये डेल्टा P कैंसिल हो जाएगा। अब P2 माइनस P1 किसके बराबर हो जाएगा, रो जी एच के बराबर आ जाएगा। मतलब अब आइए कहानी पे, मतलब अगर आपने बिंदु 1 पर डेल्टा P बाह्य दाब आरोपित किया, तो P1 का जो दाब हो गया वो P1 प्लस डेल्टा P। सिमिलरली वही दाब कहां पे चला गया, P2 पर भी चला गया। P2 का जो दाब हो गया वो कितना हो गया, P2 प्लस डेल्टा P। आइए, P2 प्लस डेल्टा P होगा तभी जाके ये समीकरण संतुलित होगा। क्लियर हुआ। इसका मतलब है कि आपने इस पहले पॉइंट पे डेल्टा P बाह्य दाब आरोपित किया, और वहीं जो आपका डेल्टा P बाह्य दाब दूसरे पॉइंट पर जाके संचरित हो गया, ट्रांसमिट कर गया, है कि नहीं। मतलब जो पास्कल का नियम है वो क्या बोला कि भाई किसी भी तरल के किसी भी बिंदु पर अगर आप बाह्य दाब आरोपित करते हैं, तो वह बिना परिमाण ह्रास के सभी दिशाओं में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका पास्कल का नियम। क्लियर। अब चलिए, पास्कल के नियम पर आधारित हम लोग के पास दो उदाहरण हैं। एक है आपका द्रव चालित मशीन, और दूसरा है द्रव चालित ब्रेक। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग द्रव चालित मशीन की बात करते हैं, उसी तरह द्रव चालित ब्रेक भी काम करता है। ठीक है, अब आइए हम लोग द्रव चालित मशीन की ओर चलते हैं। उसके पहले थोड़ा सा ये जो आपके पास्कल के नियम है
इसको फोर्स और एरिया मतलब बल और क्षेत्रफल के अनुपात में जरा समझ लेते हैं, उसके बाद तब द्रव चालित मशीन को समझेंगे, क्योंकि द्रव चालित मशीन में जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो यूज होगा। ठीक है, चलिए आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हो गया, ठीक है। चलिए पहले एक एग्जांपल से हम लोग थोड़ा पास्कल के नियम को और एक्सप्लेन करके समझते हैं, तब चलते हैं द्रव चालित मशीन की तरफ। चलिए यहां पर वही आपका गोलाकार पात्र है और इसके अंदर आदर्श तरल है जिसकी घनत्व इसका रो है। अब इस पात्र के 4 बिंदु पर 4 हम लोग अलग अलग पिस्टन लगा रहे हैं। इसके 4 अलग अलग बिंदुओं पर 4 अलग अलग यहां पर पिस्टन हमने लगाया, ऐसे यहां पर इस तरह से पिस्टन है, यहां पे ऐसे पिस्टन और यहां पे ऐसे पिस्टन, ये पिस्टन लगा हुआ है। अब यहां पे जो पिस्टन है इसको हम लोग P1 बोले या पहला पॉइंट बोले, यहां का दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट और ये हो गया हम लोग का चौथा पॉइंट। 4 पॉइंट है, 4 पिस्टन है। फर्स्ट पिस्टन यहां पे P1 मान लो, यहां पे सेकंड पिस्टन P2, यहां पे थर्ड पिस्टन P3 और यहां पे फोर्थ पिस्टन P4, मतलब 4 अलग अलग बिंदु, 4 अलग अलग पिस्टन। सबकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो अलग अलग है। मान लीजिए पहले बिंदु पर जो पिस्टन है उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A1 है, दूसरे का A2 है, ये सॉरी 3 नंबर है, इसका A3 है और मान लो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A4 है। ठीक है, और मान लीजिए हम लोग पिस्टन 1 पर एक एक्सटर्नल बल अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, बाह्य बल आरोपित किया, मतलब पहला पिस्टन पर बाह्य बल F1 आरोपित किया। ठीक है, तो इस बल के कारण यहां पर एक दाब बनेगा और इस दाब को हम लोग बाह्य दाब बोलेंगे, क्योंकि ये बाह्य बल के कारण आपका आरोपित हो रहा है। तो ये जो बाह्य दाब होगा P1 बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य बल बटा क्षेत्रफल, तो F1 अब बटा A1 हो गया। अब पास्कल का नियम क्या बोलता है कि यही प्रेशर जो होगा, यही दाब जो होगा, ये तरल के सभी बिंदु पर एक समान रूप से संचरित हो जाता है। यही पास्कल का आपका नियम है। तो मान लीजिए जैसे आप यहां पर F1 बल से आप ऐसे पुश करेंगे तो यहां से जो आपके तरल होंगे ये तरल अपनी जगह से विस्थापित होंगे और ये जो तरल है वही तरल जाके बाकी तीनों पिस्टन पर बल आरोपित करेगा, क्योंकि यहां से ये विस्थापित होंगे और जैसे ये विस्थापित होंगे वह दूसरे वाला पिस्टन, तीसरे वाला पिस्टन और चौथे वाले पिस्टन पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। तो मान लीजिए यहां पर जो बल आरोपित हुआ द्रव के कारण या तरल के कारण वह F2 है, यहां पे जो आपका बल आरोपित हुआ तरल के कारण वह F3 है और यहां पे जो आपका बल आरोपित हुआ उसको हम लोग बोल दिए F4। ठीक है, अब देखना इस बल के कारण भी यहां पर एक दाब आरोपित होगा, इसको अगर हम लोग P2 बोले तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 बटा A2। यहां पर भी एक दाब आरोपित हो गया F3 के कारण, तो यहां पर P3 बराबर क्या हो जाएगा, F3 बटा A3। और यहां पर जो दाब
आपका बनेगा, उसको हम लोग P4 बोले तो ये हो जाएगा F4 बटा A4। ठीक है, देखना यहां से फिर से समझेंगे। हम लोग बिंदु ए पर एक बाह्य बल आरोपित किया, तो इस बाह्य बल के कारण एक यहाँ पे दाब बनेगा, वो हो जाएगा आपका P1 बराबर F1 बटा A1। और जैसे आप बल आरोपित करोगे ये पिस्टन नीचे की ओर खिसका, नीचे की ओर खिसका मतलब यहां से जो तरल है वो क्या होंगे, विस्थापित होंगे। वही तरल आके बाकी जो तीनों पिस्टन है उस पर बल आरोपित किया, जो बल का मान है वो उसको हम लोग F2 F3 F4 मान लिया, और इन बलों के कारण आपका एक दाब बना जिसको हम लोग P2 P3 और P4 बोल दिया। ठीक है, अब देखिए पास्कल का जब नियम लगाएंगे तो ये जो P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा और P4 होगा वो आपस में बराबर होगा, तभी तो ये P1 जो है वो तीनों पे जाके एक समान रूप से संचरित होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे इस P1 को थोड़ा देर के लिए हम लोग P मान ले तो ये भी P होगा, P2 भी P होगा और P3 भी P होगा और P4 भी P होगा। क्यों? क्योंकि जो बाह्य दाब आरोपित करते हैं वही दाब सभी जगहों पर बिना ह्रास के एक समान रूप से वितरित हो, सॉरी एक समान रूप से संचरित हो जाता है। तो अगर हम लोग P1 को P माने तो यही P यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, मतलब यही बाह्य दाब तीनों जगह पे आएगा। तो अगर यहां पर P1 को P मान ले तो P2 भी P होगा, क्योंकि ये दोनों दाब क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि यही P जो है वो यहां पर भी आया है। ठीक है, इसका मतलब है पास्कल के नियम क्या हो जाएंगे, यानी कि पास्कल के नियम से क्या हो जाएगा, P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4, क्योंकि सब किसके बराबर होगा, P P P P सब प्रेशर के बाह्य दाब के बराबर हो जाएगा। अब P1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2 इज इक्वल टू F3 बाई A4 इज इक्वल टू, सॉरी F3 बाई A3 इज इक्वल टू F4 बाई। तो यहां से इस तरह के एक फॉर्मूला भी मिल गया पास्कल के नियम से। ठीक है, जैसे आप बाह्य दाब आरोपित किया तो वही बाह्य दाब P सेकेंड बिंदु पर, आपका थर्ड बिंदु पर और फोर्थ बिंदु पर, चारों मतलब बिंदु पर एक समान आपका प्रेशर यानी कि दाब आरोपित हुआ। ठीक है, ये है पास्कल का नियम। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू अब हम लोग जो द्रव चालित मशीन है उसको समझने में हम लोग को काफी सहायता प्रदान होगा। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, आई होप आपको समझ आया होगा जरूर। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं द्रव चालित मशीन की तरफ। हो गया, चलिए ठीक है। इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग समझ गए तो द्रव चालित मशीन समझना बहुत ही आसान हो गया। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं द्रव चालित मशीन। द्रव चालित मशीन है, द्रव चालित मशीन है। द्रव चालित मशीन। अब द्रव चालित मशीन क्या है, यह एक यंत्र है जो अत्यधिक भार वाले वस्तु को उठाने में प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका इस्तेमाल ज्यादातर जो फैक्ट्री है वहां पे होता है। मान लीजिए बहुत भारी कोई वस्तु है, उसको ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है, तो उसमें जो काम कर रहे मजदूर होते हैं उनसे अगर वो काम नहीं होगा, वो भारी वस्तु उनसे नहीं उठ रहा है, तो क्या किया जाता है, यहां पर हाइड्रोलिक यानी कि द्रव चालित मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो द्रव चालित मशीन क्या है, यहां पे लिखेंगे यह एक यंत्र है जो अत्यधिक
भार वाले वस्तुओं को उठाने में प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। दूसरा, द्रव चालित जो मशीन है पास्कल के नियम पे कार्य करता है, उसको भी लिख लिया जाए। यह मशीन पास्कल के नियम पर आधारित है या पास्कल के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, यह मशीन पास्कल के नियम पर आधारित है। अब देखना इस मशीन का जो बनावट है वो कैसे होता है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। इस मशीन के अंतर्गत दो बेलनाकार पिस्टन लिया जाता है या पिस्टन होता है। दोनों की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह एक समान नहीं होता है, भिन्न होता है। एक पिस्टन का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो बड़ा होता है और दूसरे पिस्टन का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वह छोटा होता है। दोनों के अंदर आदर्श तरल रखे गए होते हैं और ये जो आदर्श तरल होते हैं वह संपीड़य होता है, मतलब इसको आप दाब आरोपित करके दबा नहीं सकते हैं। वैसे तरल को इसके अंदर रखा जाता है। कौन सा तरल? तो आदर्श तरल। ठीक है, आदर्श तरल रखा जाता है। अब क्या किया जाए, एक जो पिस्टन है इसको फर्स्ट बिंदु मान लीजिए और दूसरे पिस्टन को आप सेकंड बिंदु मान लीजिए। तो जो आपका पहला पिस्टन है इसका एरिया A1 ले लेते हैं और दूसरा वाला जो पिस्टन है इसका एरिया A2 ले लिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जहां पे आपको भार को ऊपर की ओर उठाना है, मतलब जिस भार को आपको ऊपर की ओर उठाना है उस भार को बड़ा क्षेत्रफल वाले पिस्टन के ऊपर रखा जाता है। अब ये क्यों रखा जाता है बड़ा वाले पिस्टन के ऊपर, आपको तुरंत समझ में आएगा इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद। मतलब आप क्या करेंगे, जो भार है जिसको ऊपर की ओर उठाना है उसको आप यहां पे रख दीजिए। मतलब यहां पर इसलिए ताकि इसका जो एरिया है वो ज्यादा है, पहले वाले पिस्टन से दूसरे वाले पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, बड़ा है। तो यहां पर आप भार को रखिए। क्यों यहां पे भार को रखेंगे, यहां नहीं रखेंगे, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब मान लीजिए मान लीजिए कोई वाहन है उसी को रख दिए हैं, या कोई भी भारी वस्तु हो सकती है जिसको आपको ऊपर उठाना है, तो आप जहां पे बड़ा क्षेत्रफल है वहां पे रख दीजिए। अब आपको इसको उठाना है तो पहले वाले पिस्टन पे आप कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए या बल आरोपित कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पहले वाले पिस्टन पर F1 बाह्य बल आरोपित किया, मतलब F1 बल आपने आरोपित किया। तो इस F1 बल के कारण एक दाब बनेगा, उसको अगर हम लोग P1 बोले तो क्या हो जाएगा, F1 बटा A1। ठीक है, अब यहां पे जैसे आप बल आरोपित करेंगे तो यहां की जो तरल है वो क्या होगा, विस्थापित होगा और यही तरल आके यहां पर एक बल आरोपित करेगा। अब इस बल को हम लोग क्या बोल दिया, F2। अब इस बल के कारण भी एक दाब बनेगा और इस दाब को हम लोग अगर P2 बोले तो ये हो जाएगा F2 बटा A2। ठीक है, मतलब यहां से तरल विस्थापित हुआ और यही तरल आके सेकेंड वाले पिस्टन पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जिसको हम लोग बोल दिया F2, और इस F2 के कारण एक दाब बना जिसको हम लोग बोल दिया P2। तो P2 बराबर हो जाएगा F2 बटा A2। और जैसे जैसे आपका ये F2 का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये आपका जो लोड है या फिर जो भारी वस्तु है ऊपर की ओर उठना चालू कर देगा। ठीक है, अब आइए,
अब इसमें पास्कल का नियम लगेगा, क्योंकि ये पास्कल के नियम पे आधारित है। पास्कल का नियम बोलता है कि द्रव के किसी भी बिंदु पर अगर बाह्य दाब आरोपित करेंगे तो ये बाह्य दाब में बिना ह्रास के सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित हो जाता है। यही है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, जैसे आपका यहां पर जो P1 दाब बना वही दाब P2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही दाब यहां भी संचरित होगा। तो यहां पर लिखेंगे पास्कल के नियम से क्या हो जाएगा यहां पर, P1 बराबर P2, P1 बराबर F1 बटा A1 इज इक्वल टू F2 बटा A2। क्लियर। अब मान लीजिए आपने यहां पर F1 का मान 5 न्यूटन का लगाया, तो F2 कितना लगेगा वो निकल जाएगा कि नहीं। तो F1 आपको पता है, अगर F2 निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, F2 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 बटा A1 इंटू F1, A2 बटा A1 इंटू F1। चलिए ये आ गया। अब मान लीजिए आप कितना का बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं, 5 न्यूटन 10 न्यूटन क्या आरोपित कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको F2 निकालना है, तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। अब देखिए हमने अभी बोला था कि भाई बड़ा वाले पिस्टन पर ही आप बाह्य भार को, यानी कि बाह्य जो आपका भारी वस्तु है, बाहर बोल रहे हैं, जो भारी वस्तु है उसको आप दूसरे पिस्टन पर ही क्यों रखेंगे। अब देखना, मान लीजिए दूसरा पिस्टन की जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है और पहले पिस्टन की जो क्षेत्रफल है वो कम है, तो बड़े में आप किसी छोटे से भाग करेंगे तो वैल्यू बड़ा आएगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा। और 1 से बड़े को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 का जो मान है वो F1 से क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसको जरा सा हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझने का कोशिश करते हैं। आइए यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यू से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर A2 का जो मान है वो बड़ा क्यों है, A1 का मान जो है वो छोटा क्यों लेते हैं, इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग आइए समझते हैं। मान लीजिए जो आपका पहला पिस्टन है उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है, और जो दूसरा पिस्टन है उसका जो क्षेत्रफल है मान लिया 10 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। अब अगर आपने पहले पिस्टन पर 5 न्यूटन का बल लगाया तो दूसरे पिस्टन पर कितना का बल लगेगा उसको निकाल सकते हैं। क्या आप बताइए, F2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बाई A1 इंटू F1, दिस इज इक्वल टू 10 बटा 1 गुना 5 बराबर 50 न्यूटन, है कि नहीं। मतलब आप 5 न्यूटन बल के द्वारा दूसरे पिस्टन पर 50 न्यूटन का बल आरोपित कर सकते हैं। यानी मान लीजिए इस कार को 50 न्यूटन चाहिए उठने के लिए और एक आदमी 5 न्यूटन का बल लगाता है, तो इसको उठाने के लिए आपको 10 आदमी चाहिए। लेकिन अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट है तो अकेले आप 5 न्यूटन के बल के द्वारा आप इसको ऊपर की ओर लिफ्ट करा सकते हैं, ऊपर की ओर उठा सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए A1 का मान अगर आप A1 का मान अगर आप बड़ा रखे, A2 का मान छोटा रखे तो क्या आएगा। अब देखना, मान लीजिए इसको उलट दिया जाए, सपोज इसको यहां तक रखिए, सपोज A1 बराबर हो जाए 10 मीटर स्क्वायर और A2 बराबर हो जाए 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपने जो फोर्स लगाया, सपोज F1 बराबर 5 न्यूटन और F2 का मान आप निकालना चाहते हैं, तो F2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा A2 बाई A1 इंटू F1, मतलब 1 बाई 10 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन। मतलब जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, पहला पिस्टन का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहला पिस्टन का बढ़ा दे और दूसरे पिस्टन का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटा दे, तो आपको बल लगाने से कोई फायदा नहीं। देखिएगा 5 न्यूटन का आपने बल लगाया और इस पे कितना घट गया, 0.5 न्यूटन का ही बल लग रहा है। समझ में आ रहा है जी। इसीलिए बोला जाता है कि जिस मतलब
आप उस पिस्टन पे आप लोड को रखिए, जिस वस्तु को उठाना है उसको वहां रखिए जिस पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, बड़ा हो। जिसपे आप बल आपको आरोपित करना है उस पिस्टन का क्षेत्रफल आप जितना कम रखेंगे उतना फायदा में, और भार आपको वहां रखना है जिस पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा होना चाहिए। मतलब भार आप रखिए बड़े वाले क्षेत्रफल के पिस्टन पर और आप बल वहां लगाइए जहां पर क्षेत्रफल क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ये है आपके द्रव चालित मशीन के कंसेप्ट। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।